देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में जो है अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का फेजर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की। आई थिंक आप लोग सबको अच्छा लगा होगा। ओके, उसमें बहुत अच्छा ट्रिक दिया था मैंने, सो डेट कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे और आप लोग क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर पाए, है ना। नाउ अब जो हम लोग बात कर रहे हैं एसी सर्किट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। एसी सर्किट यानी कि हम लोग जो है हम लोग एसी जब अप्लाई करते हैं, कोई भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, in the case of pure resistance, then what happens? Pure inductance, pure capacitance, series RL circuit, series RC circuit, series RLC circuit, parallel RL circuit, parallel RC circuit and parallel RLC circuit। ये जितने भी सारे केस हुए आपके, है ना, तीन आपका हो गया आर एल सी। ओके, फिर सीरीज में आर एल आर सी, आर एल सी तीन वहां हुआ, और पैरेलल में आपका पैरेलल आर एल, पैरेलल आर सी एंड पैरेलल आर एल सी। 9 केस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो दैट कि आपका जो है अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज पे फुल्ली कमांड हो सके और उसके आगे पीछे जो भी कंसेप्ट आता है आप उसको उसके साथ कोरिलेट कर सके। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट लिए, केस 1, एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेसिस्टेंस। देन दिस इज अ प्योर रेसिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स VT अप्लाई कर रहे हैं, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे हैं हम लोग VT इक्वल टू VM sin ओमेगा टी, इक्वेशन 1। ओके, इसको जो है हम लोग ये भी लिख सकते हैं, अभी हम लोग लास्ट क्लास में देखे। ओके, V एंगल 0 डिग्री, अगर हम इसको रेफरेंस ले रहे हैं तो ओके, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं होना चाहिए। इस जस्ट राइट इन द चैट, आप लोग लिखते जाओ। ओके, एनी प्रॉब्लम देन टेल मी। ओके, VT इक्वल टू VM sin ओमेगा टी। ओके, V एंगल 0 डिग्री रेफरेंस ली, और इसका फ्रीक्वेंसी को हम लोग साथ साथ इंडिकेट कर रहे हैं ना। VT इक्वल टू RIT लिख सकते हैं हम लोग, V इक्वल टू IR, देन IT इक्वल टू VT VM sin ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R लिख सकते हैं ना। ओके, जहां पे हम लोग लिख सकते हैं IT को IT इक्वल टू IM sin ओमेगा टी, जहां पे आपका IM जो है वो मैक्सिमम करंट है, जिसका वैल्यू जो है VM बाई आर। इसको भी अगर फेजर रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं आई एंगल 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों? देखो, ये भी साइन ओमेगा टी, ये भी साइन ओमेगा टी, और फ्रीक्वेंसी कितना है इसका ओमेगा। आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट राइट इन द चैट नाउ। अब अगर इसका हम लोग वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ध्यान से देखेंगे। हम लोग रेफरेंस किसको लिए? भी। ओके, ये भी है VT। ओके, और यहाँ पे V और I दोनों सेम फेज में है, तो सेम फेज में होने का मतलब क्या है? सेम फेज में होने का मतलब ये है कि दोनों का जो है मैक्सिमम वैल्यू एक ही इंस्टेंट पे आना चाहिए, लाइक दैट, इस तरह से, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया I। ये वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हुआ कब? जब आप एसी सर्किट में प्योर रेसिस्टेंस है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का अप्लाई कर रहे हैं, तब इन दैट केस आपको पता चल रहा है कि दोनों का जब हम लोग वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो दोनों आपके क्या रहा है, VT और IT जो है, VT एंड IT ओके, वो सेम फेज में आर इन सेम फेज। ओके, हम लोग लिख सकते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी नाउ। अगर हम लोग इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन करें, फेजर रिप्रेजेंटेशन, ओके, तो V को हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, V। ओके, उसी के फेज में होगा I,
दैट इज अ फेजर रिप्रेजेंटेशन, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। वी और आई दोनों सेम फेज में है। ओके, तो फेजर रिप्रेजेंटेशन दोनों को सेम फेज में इस तरह से दिखा सकते हैं। ओके, और ये वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। फेजर रिप्रेजेंटेशन इस तरह से नहीं है, आप किसी भी तरह से दिखा सकते हैं। ये अगर भी है तो इसी के फेज में आई होगा, ये अगर भी है तो इसी के फेज में आई होगा, दिस वन। यही फेजर और वेक्टर में डिफरेंसेस है कि वेक्टर का फिक्स डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन इसके पास भी होता है, बट ये डिपेंड करता है रेफरेंस पे कि आप रेफरेंस कहाँ ले रहे हैं। ओके, तो देन ये आपका फेजर रिप्रेजेंटेशन हुआ, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना। नाउ इंस्टैंटेनियस पावर, दिस वन, टी टी को तुम लोग वी टी इंटू आई टी लिख सकते हैं, जस्ट टेल मी, लिख सकते हैं। पावर वी टी इंटू आई टी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जस्ट टेल मी। ओके, नाउ वी टी वी एम साइन ओमेगा टी आई टी आई एम साइन ओमेगा टी, इसको लिख सकते हैं वी एम आई एम बाई टू, या हाँ बाई टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या रहने दो ऐसे ही, वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं, है ना। फिर इसको लिख सकते हैं वी एम आई एम बाई टू, या वी एम आई एम वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू लिख सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे लिख दिए वी एम आई एम बाई टू माइनस वी एम आई एम बाई टू कॉस टू ओमेगा टी लिख सकते हैं, आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी, नहीं ना। ये आपका जो है इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, इसमें फ्रीक्वेंसी आपका कितना है, टू ओमेगा। ओके, नाउ अब हम एवरेज पावर को कैलकुलेट करें। एवरेज पावर, एवरेज पावर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज पावर के लिए हम लोग वन कंप्लीट टाइम में, ओके, एवरेज हम लोग हमेशा जो निकालते हैं मैंने आपको बताया था, ओके, कि वन कंप्लीट टाइम पीरियड में जो है हम लोग एवरेज पावर, ये आप लोग पढ़े होंगे कहीं भी, वन कंप्लीट टाइम पीरियड में जो है हम लोग एवरेज निकालते हैं फॉर द प्योर साइनोसॉइडल वेव, उसको हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। और अगर प्योर साइनोसॉइडल नहीं हुआ, अनसिमेट्रिकल वेव हुआ या नॉन साइनोसॉइडल वेव हुआ, ओके, या प्योर साइनोसॉइडल नहीं हुआ, तो हम लोग उसको कंप्लीट साइकिल के लिए निकालते हैं। ये आपका देखो, ये प्योर साइनोसॉइडल वेव नहीं है, इसमें ये जो है इसमें कोई फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि ये एक डीसी कंपोनेंट है, और इसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, यानी कि ये एसी कंपोनेंट के साथ है ना। तो ये प्योर साइनोसॉइडल नहीं है, तो हम इसको कंप्लीट वन टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे। तो वन बाई टी इंटीग्रेशन जीरो से टी, ओके, पी टी डी टी हम लोग लिख सकते हैं, नहीं, आई थिंक नो प्रॉब्लम। एक मिनट, लैब पे डिस्चार्ज हो रहा है, ओके, आई थिंक लिख सकते हैं। ओके, नाउ अगर आप इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे, सपोज वन बाई टी integration of 0 to t, this one, Vm Im by 2 minus Vm Im by 2 cos 2 omega t dt। ये हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, Vm Im by 2, ओके, इस तरह से हम लोग करते हैं वन बाई टी जीरो से टी Vm Im by 2 dt माइनस Vm Im by 2 t जीरो से टी cos 2 ओमेगा t dt।
लिख सकते हैं, इसको भी बाहर कर लो आप, कोई इशू नहीं है। लिख सकते हैं, है ना। नाउ कोई भी आपका साइनोसाइडल वेव हो, ध्यान से देखिए मेरा बात, हाँ, तो आपको आगे बहुत काम देगा ये सब सारी बातें। कोई भी आपका प्योर साइनोसाइडल वेव हो, प्योर साइनोसाइडल, ओके, अगर प्योर साइनोसाइडल वेव हो, इन दैट केस जो है, अगर आप उसको वन कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट कीजिएगा, आप इंटीग्रेशन करके देखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा ऑलवेज ऑलवेज जीरो आएगा। चाहे आपका साइन ओमेगा टी हो, कॉस ओमेगा टी हो, साइन 2 ओमेगा टी हो, साइन 3 ओमेगा टी हो, चाहे साइन 4 ओमेगा टी हो, कोई भी ओमेगा टी हो, प्योर साइनोसाइडल होना चाहिए। अगर प्योर साइनोसाइडल वेव है और वन कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए उसको इंटीग्रेट करते हैं तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये जीरो हो गया, फिर हम लोग लिख सकते हैं 1/t Vm/2, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो t0 to t, देन एवरेज पावर आपका क्या आ गया, यहाँ पे टी ये कैंसिल, Vm/2, इसको लिख सकते हैं Vm/√2 इंटू Im/√2, नहीं, ये हमारा क्या है, VRMS इंटू IRMS, ये हो गया एवरेज पावर। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नो प्रॉब्लम। नाउ अब यहां से हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, ध्यान से देखेंगे, ओके। प्योर रेसिस्टेंस का कहानी इतना ही, इससे ज्यादा कोई कहानी नहीं, ओके। आप इक्वेशन 1 एंड 2 को जो आप कंपेयर कर रहे हैं, देन बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी, देन हम लोग इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करें तो दोनों सेम फेज में है, यानी कि प्योर रेसिस्टेंस अगर रहा, आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट प्रोड्यूस होगा वो V और I दोनों ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज सेम फेज में होगा। और यहाँ पे करंट और अप्लाइड वोल्टेज जो होगा हमेशा उसका क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी होगा। इट इज वेरी क्लियर, आई थिंक नो प्रॉब्लम। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 आपको ये पता चल रहा है कि जो भी इंस्टेंटेनियस पावर है, ओके, दे हैव टू कंपोनेंट्स, ओके। फर्स्ट वन इज द डीसी कंपोनेंट, दिस वन इज डीसी कंपोनेंट, एंड सेकेंड वन इज एसी कंपोनेंट। इट इज वेरी क्लियर, ओके। यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर अगर आप निकाल रहे हैं प्योर रेसिस्टिव सर्किट में, इन दैट केस दे हैव टू पावर, एक डीसी पावर है, दूसरा एसी पावर, ओके। और इस एसी पावर का जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सोर्स फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी। आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। एज आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव नो एनी प्रॉब्लम, जस्ट सी, ओके। तो ये 2 टाइम्स ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2 टाइम्स ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, ओके। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो भी एवरेज पावर है, ओके, एवरेज पावर हैव नो एनी डीसी कंपोनेंट, okay, no any DC component, it is just only the product of RMS value of voltage and current or nothing, okay। यानी कि वोल्टेज और करंट के RMS वैल्यू का प्रोडक्ट है ये, ओके। अभी जब वोल्टेज का RMS वैल्यू और करंट का RMS वैल्यू है तो यहाँ पे एवरेज पावर जो हम लोग हमेशा निकाल सकते हैं प्योर रेसिस्टेंस के केस में, तो उस इंस्टेंट पे जो भी वोल्टेज है और करंट है, अगर दोनों का आरएमएस वैल्यू को प्रोडक्ट कर लिया जाए, इन दैट केस दिस इज द व्हाट, एवरेज पावर, ओके। नाउ प्योर रेसिस्टेंस के केस में, ओके, पावर जो है वो ऑलवेज डिसिपेट्स होता है, याद रखेंगे। यानी कि पावर ना तो स्टोर होता है ना ही आपका जो है रिलीज होता है। रिलीज होने का सेंस क्या होता है कि आप उस पावर को फिर से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो प्योर रेसिस्टिव सर्किट है तो पावर ऑलवेज डिसिपेट्स होगा, वो भी किस फॉर्म में, एनीबॉडी टेल मी, पावर किस फॉर्म में डिसिपेट्स होगा, हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, वेरी गुड, ओके। देन पावर ऑलवेज डिसिपेट्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग एक कंक्लूजन निकलता है जो अभी तक आपने डीसी में पढ़ा, फिर एसी में पढ़ा। रेसिस्टेंस यानी कि वोल्टेज ड्रॉप, पहला चीज, रेसिस्टेंस
यानी कि पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ आई स्क्वायर आर। रेसिस्टेंस, पावर लॉस अकर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। रेसिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो है ऑलवेज पावर जो होगा वो डिसिपेट होगा। रेसिस्टेंस उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा, दे हैव टू कंपोनेंट। और जब तक ये एनालाइज नहीं करते तब तक आपसे अगर ये बोला जाता है कि हम लोग एसी सप्लाई कर रहे हैं तो क्या वहां पे पावर जो इंस्टेंटेनियस पावर आएगा वो डीसी पावर आएगा? तो वेरियस बहुत मतलब सारे लोगों का आंसर हो सकता था नो। बट जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डीसी कंपोनेंट भी है और एक एसी कंपोनेंट भी है। बहुत सारे लोगों का आंसर ये भी होता है कि इंस्टेंटेनियस पावर का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, मे बी दे डोंट नो। बट आप यहाँ पे रिप्लाई दे सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर हैव द एसी कंपोनेंट in which it have the twice of the supply frequency. Okay, I think no problem regarding the AC circuit containing pure resistance. Nina, no, thank you. Now, अब देखिएगा पेज 2। ओके, AC circuit containing pure inductance. This one. Okay, now same condition, यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं। Vt इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं V एंगल 0 डिग्री विद द फ्रीक्वेंसी ओमेगा। आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं ना, यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ओके, नाउ इंडक्टर के केस में हम लोग जानते हैं ओके V इक्वल टू होता है L di/dt। वी ऑल नो अबाउट द इंडक्टर्स। ओके, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू 1/L V dt। ओके, नाउ I इक्वल टू 1/L V यानी कि Vm साइन ओमेगा टी डी टी। Vm बाहर हो गया, Vm/L साइन ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू माइनस Vm बाई ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। ओके, नाउ यहाँ पे माइनस Vm बाई ओमेगा L को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। माइनस अंदर चला गया, देन I इक्वल टू Vm बाई ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस π/2 लिख सकते हैं। Vm बाई ओमेगा L को लिख सकते हैं Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2, इक्वेशन 2, जहाँ पे Im का वैल्यू जो है दैट इज द मैक्सिमम करेंट। ओके, दैट इज गिवन बाय Vm बाई ओमेगा L, जिसको हम लोग Vm बाई XL भी लिख सकते हैं। जहाँ पे ये XL जो है इसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा L। अब देखो रेसिस्टर के केस में लोग Im इक्वल टू Vm बाई R लिख रहे थे। R का यूनिट ओम, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? ओम, है ना। नाउ इसका कंक्लूजन, इसका अगर हम लोग पोलर फॉर्म में लिखते तो ये क्या लिखते? I एंगल माइनस π/2, फ्रीक्वेंसी सेम। आई थिंक नो प्रॉब्लम टिल टाइम टिल डेट। नहीं ना, नहीं। ओके, नाउ अगर हम लोग वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करें, वेव फॉर्म
और अगर हम लोग भी को रेफरेंस ले, ये भी हो गया हमारा, ओके, तो आई क्या होगा, -π/2 यानी 90 डिग्री शिफ्ट होगा हमारा, है ना, दिस, ओके, ये आई और ये भी। मैक्सिमम वैल्यू किसका पहले आ रहा है, भी का या आई का, मैक्सिमम वैल्यू किसका पहले आ रहा है, भी या आई, ओके, भी का, यानी कि भी आई से लीड करेगा π/2 से, ओके, या आई जो है भी से लैग करेगा, आई लैग्स भी बाई π/2 लिख सकते हैं हम लोग, ओके। यहाँ से आप देख सकते हैं इन दोनों को कंपेयर करके, ये 0, ये -π/2, आई भी से लैग कर रहा है π/2 से, माइनस एंगल के कारण, कल मैंने ये बताया था। साथ साथ अगर फेजर रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, ये फेजर है, ओके, तो भी आई से क्या होगा, लैग करेगा 90 डिग्री से, है ना। ये देखो π/2 क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में एंगल हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। कल जो मैंने बताया था याद करो, ये साइन ओमेगा टी है, याद करो, देखो ये हम लोग साइन ओमेगा टी ये भी ले लिए, ठीक ना। हमारा कल का जो कंक्लूजन था, ये कॉस ये साइन, ये था ना, ये ऊपर माइनस साइन और ये इधर माइनस कॉस। देखो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्टली पता कर सकते हैं, ओके, साइन यानी कि नीचे, यानी कि ये भी हो गया। और ये देखो इतना कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं था, यहाँ माइनस कॉस है, तो माइनस कॉस यानी कि यहाँ पे ये आई हो गया, बाकी सबको भूल जाओ। तो ये पता चल रहा है, भी से आई लैग कर रहा है 90 डिग्री से, पता चल रहा है या नहीं, जस्ट सी, ओके, देन आई लैग्स भी बाय एन एंगल π/2, ओके, देन दिस इज द फेजर रिप्रेजेंटेशन, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। नाउ यहाँ पे हम एक ट्रिक भी देख सकते हैं, ओके, ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, सिंपल, कहीं भी, ओके, कहीं भी अगर डिफ्रेंसिएशन हो dy/dt, तो आप उसको j ओमेगा लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये साइनोसॉइडल फॉर्म है। एक्चुअली ये ट्रिक नहीं है, ये फेजर रिप्रेजेंटेशन को जो हम लोग साइनोसॉइडल वेव में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको j ओमेगा, दैट इज द साइनोसॉइडल फॉर्म, ओके, जो आप आगे जाके स्टडी करेंगे, डोंट वरी, ओके। तो dy/dt को j ओमेगा लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन इज जस्ट ओनली द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस यानी कि आप जो है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ dt लिखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/j ओमेगा, आई थिंक लिख सकते हैं ना। और 1/j ओमेगा आपको पता है, j स्क्वायर इक्वल टू -1 लिखते हैं, तो j इक्वल टू -1/j, यानी कि 1/j इक्वल टू -j लिख सकते हैं, टेल मी, लिख सकते हैं, ओके, इसको हम लिख दिए -j/ओमेगा, गॉट इट, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। नाउ अब देखो, यहां से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे, देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, I इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt यानी व्हाट, 1/j ओमेगा, और ये भी लिख सकते हैं, टेल मी, ओके, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इससे कंक्लूजन निकल रहा है, v इक्वल टू j ओमेगा L I, नहीं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जहां पे जिसके साथ j कंपोनेंट लगा हुआ है, जिसके साथ भी j कंपोनेंट लगा हुआ है, वो लीड करेगा, j मतलब व्हाट, कोई भी हमारा एक वेक्टर है, सपोज a, अगर इस a में j आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस a में आप j मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वो 90 डिग्री से लीड कर जाएगा। अगर इस वेक्टर a में जो है -j से मल्टीप्लाई करेंगी, तो वो 90 डिग्री से लैग कर जाएगा, गॉट इट, आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए,
नहीं। ओके, नाउ हम लोग अब इंस्टेंटेनियस पावर देखते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर यानी कि पीटी इक्वल टू वीटी इंटू आई टी लिख सकते हैं हम लोग। टेल मी, लिख सकते हैं ना। वीटी हमारा ये है और आई टी ये, देन पीटी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी इंटू माइनस वी एम बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। टेल मी। ओके, वी एम स्क्वायर बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ओके, माइनस वी एम स्क्वायर बाई 2 नीचे रखेंगे तो 2 ऊपर भी रखेंगे, तो 2 ओमेगा एल इसको लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी। इक्वेशन 3, इसमें फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 2 ओमेगा। आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं, नाउ एवरेज पावर। एवरेज पावर इंटीग्रेट करते हैं 1 कंप्लीट टाइम पीरियड में, अगर तो 0 से टी पीटी डी टी। ओके, अब देखो यहाँ पीटी में ये कौन सा वेव है, प्योर साइनोसॉइडल वेव। जब प्योर साइनोसॉइडल वेव है इसको 1 कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे। ओके, इन दैट केस इसका वैल्यू क्या आएगा 0। आप इंटीग्रेट करके देख सकते हो, दिस इज जस्ट द इंटीग्रेशन। ओके, देन ये 0 आ गया, तो इससे हमारा जो है ये 4 ना इंडक्टर का कहानी समाप्त है ना। इंडक्टर का कहानी समाप्त हो गया। अब इससे हम लोग कंक्लूजन ले सकते हैं। ध्यान से देखेंगे। पहला, वोल्टेज और करंट बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी। ओके, दूसरा कंक्लूजन जो आपको ऑलवेज याद रखना है, ओके, आई लैक्स वी बाई एंगल पाई बाई 2। इंडक्टर के केस में लैग याद रखिएगा, यानी वोल्टेज से हमेशा जो है करंट क्या होगा वो लैग करेगा हमेशा पाई बाई 2 एंगल से। फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, नॉट द इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में करंट ऑलवेज लैग्स द वोल्टेज बाई एन एंगल पाई बाई 2। ओके, प्योर इंडक्टिव सर्किट केस में। नाउ इंस्टेंटेनियस पावर, they have the twice or 2 times frequency of the applied voltage। आ रहा है कंक्लूजन। ओके, और एवरेज पावर इसमें क्या आ रहा है 0। एवरेज पावर 0 मतलब व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ओके 0 एवरेज पावर, कोई बता सकते हैं? एनीबॉडी टेल मी। ओके, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द, बोलिए सर। जो भी एनर्जी होगा वो इंडक्टर में स्टोर हो जाए। ओके, और एनीबॉडी, एनी अदर प्लीज, एनी अदर बोलो, कोई भी बोलो, डजेंट मैटर, कोई भी बोल सकते, बोलिए जाए। कोई नहीं। एवरेज पावर, इसके पहले मैंने रेसिस्टिव के केस में दिखाया था, एवरेज पावर का कुछ वैल्यू आया तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहाँ पे जो एनर्जी डिसिपेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी, तो एवरेज पावर कहीं भी किसी भी केस में हो, चाहे प्योर इंडक्टेंस के केस में हो, चाहे, हाँ वेरी गुड जोत, ओके, चाहे आपका प्योर कैपेसिटेंस हो चाहे रेसिस्टेंस हो, अगर एवरेज पावर कुछ भी आ रहा है यानी कि वो पावर डिसिपेट्स करेगा। अगर एवरेज पावर 0 आ रहा है यानी कि देयर इज नो एनी डिसिपेशन ऑफ हीट एनर्जी। तो यहाँ पे एवरेज पावर 0 का मीनिंग क्या हुआ, जब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर है
तो एवरेज पावर का मीनिंग ये हुआ, यहाँ पे जब ये प्योर साइनोसॉइडल वेव आ रहा है, ओके, जैसे ये वोल्टेज है हमारा, है ना, ये वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज हो गया आपका करंट, ये करंट हो गया आपका, ओके, लाइक दैट। अब पावर साइन टू ओमेगा टी है बट निगेटिव साइन के साथ, ओके, तो जितना आपका जो होना चाहिए टू ओमेगा टी, है ना, तो ये यहां से आएगा दिस वन, टू ओमेगा टी मतलब कहने का मतलब 2 टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे 2 ओमेगा, यानी कि यहाँ पे अगर यहाँ ओमेगा है तो 1 साइकिल हो रहा है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए, 2 साइकिल होना चाहिए। देखो यहाँ से यहाँ 1 साइकिल, यहाँ से यहाँ 1 साइकिल। निगेटिव साइन क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे सॉरी निगेटिव साइन होने के कारण हम लोग वेव फॉर्म को जस्ट उल्टा कर लिए, जो हम लोग कल लास्ट बात किए, है ना। अब ये देखो यहाँ पे एवरेज पावर मतलब 0 वाट, ये जो निगेटिव ये पॉजिटिव दोनों इक्वल वैल्यू, ये निगेटिव ये पॉजिटिव इक्वल वैल्यू, है ना। यानी कि देखो हाफ साइकिल में, है ना, हाफ साइकिल में जो भी ये एनर्जी आपका रिलीज कर रहा है, यह स्टोर कर रहा है, फिर रिलीज कर रहा है, यह स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब स्टोर करना और निगेटिव मतलब रिलीज करना। तो यहाँ पे जितना हाफ साइकिल में ये स्टोर कर रहा है, उतना ही हाफ साइकिल में ये क्या कर दे रहा है, एनर्जी को रिलीज कर दे रहा है। यही कारण है कि ये ना ही एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और ये ना ही एनर्जी जो है रिलीज करता है। ओके, यही कारण है कि हम इंडक्टर को जो है एक्टिव एलिमेंट नहीं करते हैं, इसको पैसिव एलिमेंट करते हैं। बहुत लोग का स्टेटमेंट होता है कि सर यहाँ पे इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर तो करता है, ओके, बट एनर्जी स्टोर करता है हाफ साइकिल में, अनदर हाफ साइकिल में वो अगेन क्या कर देता है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर देता है। यही कारण है कि इंडक्टर को हम लोग पैसिव एलिमेंट कहते हैं, बिकॉज एक कंप्लीट साइकिल में जो है वो एनर्जी को ना ही रिलीज कर पाता है और ना ही स्टोर कर पाता है ना। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो ये हुआ इंडक्टर का कहानी। अब हम लोग कैपेसिटर की ओर चलते हैं, देखिए ध्यान से, ये हमारा कैपेसिटर सी, कैपेसिटेंस दोनों सेम ही है, इस थर्ड सेम अप्लाई किए। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, आई इक्वल टू सी डी बाई डी टी, नहीं, ओके, इसका कहानी समाप्त। अब सोचो मेरे डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जी ओमेगा लगता है, तो यहाँ पे आई इक्वल टू सी डी बाई डी टी जी ओमेगा और भी, इसका मतलब क्या हुआ, आई इक्वल टू जी ओमेगा सी भी। ये यही बता रहा है आपको, मैंने बताया था जिसके साथ जे लग जाता है, यानी कि ये अगर भी है, ओके, तो आई ऊपर होगा, नहीं, यानी कि ये लीड करेगा, यानी कि आई लीड्स भी बाई एन एंगल पाई बाई 2। ये यहाँ पे ये पता चल गया। फिर भी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जस्ट सी सी वी एम साइन ओमेगा टी, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, वी एम टी, डिफरेंशिएशन है तो ओमेगा, ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ओके, यहाँ माइनस साइन नहीं है, ओमेगा सी को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा सी। देखो ये ओमेगा सी है तो इसको 1 बाई ओमेगा सी लिख सकते थे, है ना। ये माइनस हट गया, 1 बाई ओमेगा सी, और फिर इसको साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, टेल मी, सॉरी, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, हाँ, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। अब इसका कोई जरूरत नहीं है, क्या, सॉरी रहने दो, सॉरी, आई इक्वल टू वी एम बाई एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके, वी एम बाई एक्स सी को आई एम लिख दिए, ये प्लस पाई बाई 2, ये प्लस एन, ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी, तो वी एम बाई आई एम इक्वल टू वी एम बाई 1 बाई ओमेगा सी वी एम बाई एक्स सी, जहाँ पे एक्स सी क्या है,
कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसका वैल्यू क्या होगा 1/ωc। ध्यान से देखिएगा। वेरी गुड। ओके, अब वेव फॉर्म देखो, ये भी 0 एंगल, ये प्लस ओमेगा टी। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसको, ये भी हो गई, ये भी, और ये जो है ब्लैक वाला हो गया वो आई हो गया। तो ये देखो आई जो है भी से क्या हो रहा है, पहले मैक्सिमम आ रहा है ना, ये भी हुआ ना, ये भी, और ये आई मैक्सिमम पहले आ रहा है किसका, इसका, भी का बाद में आ रहा है। यानी कि इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि आई का मैक्सिमम पहले आ रहा है, यानी कि आई लीड्स भी बाय एन एंगल π/2। ओके, अगर फेजर रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें सेम है यहाँ पे। ओके, ये भी, और ये देखो प्लस π/2 है, ओमेगा टी प्लस π/2। मैं आपको बहुत तरह से समझा रहा हूँ कि किस तरह से लैग और लीड हो रहा है। ये आपका आई लीड कर गया π/2 से। समझा रहा है या नहीं समझा रहा है, टेल मी, आ रहा है ना। ओके, ये तो ट्रिक दोनों में चलेगा। इंस्टेंटेनियस पावर यहाँ पे प्लस कर दो, ये 1/ωc, ये प्लस है ना 1/ωc, ये 2/ωc प्लस ये sin 2ωt, 2ω² फ्रीक्वेंसी, एवरेज पावर भी इसका क्या हो गया 0। इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, ये जो है इस तरह से नहीं आके उल्टा हो जाएगा, दिस वन। ओके, सारा चीज सेम है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या है, एनीबॉडी टेल मी कंक्लूजन। कंक्लूजन आप खुद से लिख सकते हैं, है ना। ओके, कंक्लूजन क्या है, वोल्टेज और करंट को अगर हम देखते हैं देन बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज करंट को देखते हैं तो प्लस एंगल है, यानी कि आई जो है π/2 एंगल से लीड करेगा। अगर इंस्टेंटेनियस पावर देखते हैं देन दे हैव द 2 टाइम्स ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके, और एवरेज पावर देखते हैं तो इसका वैल्यू क्या है 0। ओके, देन आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी, नहीं ना।